पत्थरबाजों के खिलाफ सीएम योगी का बुलडोजर वाला इलाज हिट हो रहा है। देखिए, जयपुर के चौमू में 26 दिसंबर को मस्जिद से पत्थरबाजी हुई थी। ठीक 7वें दिन आपको बता दें, राजस्थान की भजन सरकार ने पठान कॉलोनी में बुलडोजर चलवा दिया और साफ साफ संदेश दे दिया कि यहाँ भी पत्थरबाजों का वही इलाज होगा जो उत्तर प्रदेश में होता है। क्योंकि पत्थरबाजों ने काम ही ऐसा किया था। 26 दिसंबर को चौमू तांडव किया था। यहाँ पर मस्जिद से पत्थरबाजी की थी, उपद्रव मचाया था। ठीक 7वें दिन भजन सरकार ने बुलडोजर चला दिया। ये पठान कॉलोनी का वही इलाका है जहाँ से पत्थर बरसाए गए थे। 20 से 22 घरों के अवैध निर्माण को बुलडोजर से तोड़ दिया गया है। इस दौरान पूरा इलाका छावनी में तब्दील रहा। देखते ही देखते गली में मलबा भर गया। इस एक्शन के माध्यम से ये संदेश दे दिया गया कि अगर पत्थरबाजी करोगे तो योगी फोर्स वाला इलाज होगा। जब आप पत्थरबाजी जैसी घटना करते हैं तो उसका हश्र क्या होता है। ये जो आप मलबा देख रहे हैं, ये बानगी है उस पत्थरबाजी की, ये उदाहरण है उस पत्थरबाजी का। अतिक्रमण हटाने के साथ ही प्रशासन ने पत्थरबाजों के घर और दुकानों को सील कर दिया है और साफ साफ संदेश दे दिया है कि बरेली में योगी फोर्स ने जैसी कार्रवाई की थी, ठीक वैसी ही कार्रवाई यहाँ भी होगी। राजस्थान की चौमू में अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस को हथियार मिले हैं। देखिए, कुएं के पास एक पत्थर के नीचे एयरगन मिली तो वहीं एक जगह से फरसा मिला है और अब सवाल ये उठ रहे हैं कि इन हथियारों को किसने छिपाकर यहाँ रखा था। क्या इसका 26 दिसंबर की जो हिंसा है उससे कोई सीधे तौर पर कनेक्शन है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि 26 दिसंबर को उपद्रवियों ने पूरे चौमू को हिंसा की आग में झोंक दिया था, जिसके बाद प्रशासन की टीम एक्शन में आई है। पत्थरबाजों और उपद्रवियों पर बुलडोजर गरज रहा है। बुलडोजर एक्शन के दौरान एक कुएं के पास से पत्थर के नीचे एयरगन मिली है तो वहीं एक जगह से ये फरसा मिला है। पुलिस ने दोनों हथियारों को जब्त कर लिया है। पिस्टल नुमा हथियार सा मिला था वहाँ पे। जब उसका प्राथमिक परीक्षण किया गया तो ये एयरगन के रूप में थी। क्या ये हथियार दंगाइयों के थे? क्या 26 दिसंबर की हिंसा के बाद इसे छिपा कर रखा गया था? जयपुर पुलिस इन सवालों के जवाब तलाश रही है। उत्तर प्रदेश के संभल में मदीना मस्जिद का आज आखिरी दिन है। आज इस मस्जिद में आखिरी जुमे की नमाज अदा की गई। तकरीबन 30 साल पुरानी इस मस्जिद को कल ढहा दिया जाएगा। दरअसल ये मस्जिद सरकारी जमीन पर बनाई गई है, जिसका खुलासा सितंबर 2025 में हुआ। प्रशासन की नोटिस के बाद मस्जिद कमेटी ने कोर्ट का रुख किया था, लेकिन उन्हें वहां भी राहत नहीं मिली। तो वहीं कमेटी मस्जिद की जमीन के बदले दूसरी जगह जमीन देने को तैयार है। सरकार से ये गुहार है कि हम इसके बदले में जमीन दे रहे हैं, हो सकता हमारी बस मस्जिद बच जाए। हालांकि कुछ मुसलमान सरकार के साथ नजर आ रहे हैं। अब क्या कहना चाहेंगे, तो सरकार के साथ है। हा? अब सरकार जैसा चाहे। कार्रवाई से पहले मस्जिद की बाउंड्री को स्थानीय लोगों ने तोड़ दिया है। प्रशासन से लगातार अपील की गई कि इस मस्जिद के बदले, जितने में ये मस्जिद बनी हुई है, इसके बदले ये तमाम जमीन देने को तैयार है। तो वहीं संभल की जामा मस्जिद के पास कब्रिस्तान की भूमि पर पैमाइश के बाद अब प्रशासन ने सभी 22 मकान और दुकानदारों को नोटिस थमा दिया है। 15 दिनों के भीतर ही यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई होगी। वहीं संभल की मदीना मस्जिद में कल बुलडोजर एक्शन होने वाला है, जिसकी तैयारी आज से ही कर ली गई है। देखिए, एक्शन से पहले बुलडोजर तैयार है। पीले पंजे का नट बोल्ट कस लिया गया है। तो वहीं अतिक्रमण करने के लिए यहाँ पर पहले से कार्रवाई की जा रही थी और अब देखिए, ध्वस्त करने के लिए जो बुलडोजर है वो भी बहुत जल्द गरजने वाला है, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। ये वही बुलडोजर है जो कल मदीना मस्जिद की दीवार को ध्वस्त कर देगा और उसके साथ ही मदीना मस्जिद संभल के इतिहास से मिटा दिया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये वो बुलडोजर है जो सलेमपुर गांव पहुंचेगा और मदीना मस्जिद को जमींदोज करेगा। क्या क्या तैयारी की जा रही है वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए, ये जो बुलडोजर है पूरी तरीके से तैयार है। दरअसल जमींदोज के लिए बुलडोजर ड्राइवर को कुछ घंटे पहले बताया जाता है। जितने भी एक्शन संभल में हुए उसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों तरीके के बुलडोजर की मदद ली जाती है। और कल मदीना मस्जिद पर चलने के लिए इस बुलडोजर ने रफ्तार पकड़ ली, यानी अब बुलडोजर कार्रवाई में बस 15 घंटे से भी कम समय बचा है। क्या आप सोच सकते हैं, जिस शहर को पिछले 8 साल से स्वच्छता का इनाम मिलता रहा है, जिसकी स्वच्छता की मिसाल दी जाती रही हो, उस इंदौर शहर के जहरीले सिस्टम की चपेट में आकर आपको बता दें, आज फिर एक शख्स की मौत हो गई है और मरने वालों में संख्या एक और नाम का जुड़ गया है। 10 से ज्यादा जिंदगियों ने यहाँ दम तोड़ दिया है। और इस कुर्बानी की वजह है वो सिस्टम जो आंखें मूंदकर सब कुछ देने का ढोंग करता है। वही एमजीएम मेडिकल कॉलेज की लैब रिपोर्ट में पानी के नमूनों की जांच हुई और रिपोर्ट के मुताबिक मौत की वजह दूषित पानी ही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स कंटेमिनेशन की तरफ इंगित करती है, लेकिन अभी डिटेल रिपोर्ट हम लोग और प्राप्त कर रहे हैं और इसमें जो कॉलेज मेडिकल अपना एमवाई है वहाँ पे कॉलेज में इसकी कल्चर रिपोर्ट भी ली जा रही है, तो वो भी जब प्राप्त होगी तो और कहना कुछ बेहतर होगा इसमें। हादसे के बाद वही घिसा पिटा सा प्रोटोकॉल। मामले में हाई लेवल बैठक हुई, स्वास्थ्य विभाग की डिटेल रिपोर्ट आएगी। हाई कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगा है।
NHRC ने घटना पर जवाब मांगा है। अजीब बात है, हमारे यहाँ एक सिस्टम हादसों के बाद ही जागता है। बड़ी बड़ी बातें होती है, दोषियों को सजा मिलेगी, कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मौत रुक नहीं सकती? ये मौत पानी के जहर नहीं, सिस्टम के जहर की वजह से हुई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी की वजह से हुई मौत के बाद सियासत और भी ज्यादा तेज हो गई है। देखिए, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है और MP के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के पोस्टर लेकर जमकर नारेबाजी की। वहीं इस पोस्टर पर कैलाश विजयवर्गीय की तस्वीर के साथ घंटा और गालीबाज मंत्री भी लिखा हुआ था। इतना ही नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने साथ एक बोतल में गंदा पानी भी लिए हुए थे। प्रदेश की जनता ये पानी पी रही है और बीजेपी के विधायक मंत्री RO और बिस्लेरी का पानी पी रहे हैं। वही प्रदर्शनकारी कैलाश विजयवर्गीय के घर गंदा पानी ले जाने के लिए अड़े रहे और इस दौरान पुलिस के बीच झड़प भी हुई, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता वहीं बैठकर प्रदर्शन करने लगे। थोड़ी देर बाद वहीं पुलिस बैरिकेडिंग के पास ही कैलाश विजयवर्गीय के पोस्टर पर गंदा पानी डाला गया। गालीबाज मंत्री नहीं है, ये पानी पिला रहा है। सूचित किया जाता है कि वहीं इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद नगर निगम ने उज्जैन में अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही इसके लिए अनाउंसमेंट करवाई गई है। अगले आदेश तक नल के पानी को सीधे ना पिए। और अब अगली खबर पश्चिम बंगाल से ही, जहां पर मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी पर सियासत जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। देखिए, एक बार फिर से हुमायूं कबीर ने इसको लेकर खुला चैलेंज दे दिया है और कहा है कि किसी की हिम्मत नहीं कि वो यहाँ नमाज रोक सके, और चेतावनी भी दे दिया कि मेरे रहते कभी ऐसा नहीं होगा। किसी के कोई हिम्मत नहीं है यहाँ नमाज पढ़ने के लिए रुके, किसी को हिम्मत नहीं है, किसी को हिम्मत नहीं है। मेरा चैलेंज लेके तो वहीं हुमायूं ने दावा किया कि नई बाबरी के निर्माण का काम 15 फरवरी से शुरू हो जाएगा। नई बाबरी पर बंगाल की सियासत नए सिरे से बदल रही है। इसकी गवाही दे रही है ये तस्वीर। साल के पहले जुम्मे की नमाज के दौरान यहाँ भारी संख्या में लोग पहुंचे। सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ भी नए बाबरी के नाम पर चंदे जुटाने का काम जारी है। जिसके मन में जितना आया उसने उतना चंदा दिया। साथ ही वहाँ डिजिटल पेमेंट की भी सुविधा थी। दरअसल ये पूरी कवायद पश्चिम बंगाल में इस साल होने वाले चुनाव को लेकर है। बंगाल में मुस्लिम वोट तकरीबन 27% है। नई बाबरी के नाम पर हुमायूं अपने हिस्से में ज्यादा से ज्यादा वोट बटोरने में लगे हैं, ताकि चुनाव के बाद किसी की भी सरकार बने तो वो मांडवली ठीक ठाक तरीके से कर सके। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन मौलाना है कि समाज में नफरत का जहर भरने से भी बाज नहीं आ रहे। और देखिए, इसके लिए मजहब का सहारा लगातार ले रहे। साफ साफ कह रहे हैं कि अगर मुसलमान चाहे तो हिंदुस्तान में 1 मिनट में ही दंगा तय है। मेरी समझ में एक बात, ये कहने वाले कोई और नहीं, इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी हैं। बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को KKR में शामिल करने पर साधु संत और हिंदू संगठन से जुड़े लोग सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि वहाँ हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को यूनिस रोक नहीं पा रहे। लेकिन मौलाना है कि इसको भी जायज ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि बांग्लादेश की हिंसा से भारत का क्या मतलब। भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। वंदे मातरम बुलवाने वालों को मारो, और तो और दंगे की डेडलाइन भी बता रहे हैं। अगर मुसलमान बर्दाश्त न करे तो 1 मिनट में दंगा हो जाए। ये तो भला हो मेरी कौम के मुसलमानों का कि वो बहुत धैर्य के साथ काम कर रहे हैं। शायद मौलाना को ये पता नहीं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू किस हाल में हैं और भारत में मुसलमान आखिर कितने सम्मान के साथ रह रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व की तारीफ करते करते महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने उनकी तुलना सीधे तौर पर भगवान राम से करके एक नया विवाद आपको बता दें खड़ा कर दिया है। इसने महाराष्ट्र नहीं बल्कि दिल्ली में भी अब सियासी पारा और चढ़ा दिया है। बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस के कई सहयोगी और संत भी अब कांग्रेस पर हमलावर है। वैसे राहुल इससे पहले भी कई रूप में दिख चुके हैं, कभी कूली, कभी कारपेंटर, कभी किसान, कभी हलवाई, लेकिन पटोले ने तो उन्हें राम ही बना दिया। भगवान से राम का काम हमारे नेता राहुल जी कर रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री राम का काम ही था शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों को न्याय दिलाना। पटोले की इसी टिप्पणी पर सियासत शुरू हो गई। यहाँ तक कि संत महात्मा भी इस टिप्पणी से रंज हो गए हैं। ये केवल उसकी चाटुकारिता है और ये विवाद थमता हुआ नहीं दिख रहा। और देखिए, चुनाव में जीत और हार के कई कारण आपने कई बार सुने होंगे, लेकिन महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले से एक मजेदार मामला सामने आया है, जहां पर एक नगर पंचायत चुनाव में हार को लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई और आरोप जादू टोना करने का लगाया गया। फुलंबरी नगर पंचायत के वार्ड सदस्य के तौर पर चुनाव लड़ने वाले अमित वाहुल को ये शक एक मरे हुए तोते को देखकर हुआ। अमित शिवसेना के आधिकारिक उम्मीदवार थे और जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त भी थे, लेकिन 20 दिसंबर को वोटिंग के नतीजे आए तो चुनाव हार गए।
इसी बीच उन्हें किसी ने हार की वजह बताई तो मरा हुआ तोता भी दिखाया जो कि कूड़े के ढेर में पड़ा हुआ था। फिर क्या था, वो पुलिस स्टेशन पहुंच गया और शिकायत दर्ज करा दी और दावा किया कि जादू टोना ही हार की वजह है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी काले जादू जैसे अंधविश्वास में लोग जकड़े हुए हैं और नेता भी इससे बिल्कुल अछूते नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में नए साल पर केपी मौर्य के कार्यक्रम में जमकर बवाल हो गया। देखिए, जहां कंबल के लिए अफरा तफरी मच गई, गरीबों और लाचारों को बांटने के लिए लाए गए कंबल उन्हें मिल पाए जो बाहुबली थे और जो ताकतवर थे। इस दौरान मंच से बार बार अनाउंसमेंट होता रहा, लेकिन लोग कंबल के लिए भिड़ते रहे। राजपुर पंचायत में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम में कंबल वितरण की योजना थी। जैसे इसकी जानकारी लोगों तक पहुंची, लोगों का हुजूम कंबल लेने उमड़ पड़ा। कंबल बांटने वाले भी कतार लगवाकर बांटने की बजाय मन से कंबल फेंकने लगे। कंबल लूटने के चक्कर में लोग एक दूसरे पर चढ़ने लगे और भगदड़ जैसे हालात बन गए। आलम यह था कि एक एक कंबल पर 3-3 लोग दावा करते नजर आए, क्योंकि कंबल को उन तीनों ने ही पकड़ लिया था। जिसके बाद कंबल का फैसला ताकत और लाठी के दम पर होने लगा। जिनके हाथ कंबल नहीं आया, वो गुस्से में बैनर पोस्टर फाड़ने लगे। उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य जो महिलाओं के विकास की बात करती हैं और उनके पति महिलाओं को अपमानित करने वाला बयान दे रहे हैं, जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि मंत्री जी के पति ने शर्म बाजार में ही बेच दिया है। मंत्री के पति कह रहे हैं कि बिहार में महिलाएं पैसों में मिलती हैं। गिरधारी लाल साहू ने माइक हाथ में आते ही मंच से बिहार की महिलाओं की कीमत तय कर दी। बिहार की बेटियां अपने परिश्रम के लिए, अपने प्रतिभा के लिए जानी जाती है। ऐसे बयानों की कहीं स्थान नहीं हो सकती सोसाइटी में। कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले भाजपा की सरकार से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने पूरे देश को बेटियों के लिए कैद बना के छोड़ दिया है। गिरधारी लाल के बयान से ये साफ हो गया कि मंत्री जी के पति ने शर्म बेचकर खा ली है, तभी तो महिलाओं के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के बांग्लादेशी खिलाड़ी रहमान को लेकर देखिए, ऑक्शन में खरीदने का जो मामला है वो तूल पकड़ते जा रहा है। जहां एक तरफ केकेआर और शाहरुख खान साधु संत से लेकर हिंदुवादी नेताओं के निशाने पर आ गए हैं, तो वहीं अब यूपी के चीफ मुफ्ती ने शाहरुख के खिलाफ फतवा ही जारी कर दिया है, जिसके बाद बॉलीवुड के किंग खान बुरी तरह से फंस गए हैं। एक तरफ साधु संत और हिंदुवादी नेता हैं, तो दूसरी ओर मौलाना। दरअसल यूपी के चीफ मुफ्ती मौलाना चौधरी इब्राहिम हुसैन ने फतवा जारी करते हुए शाहरुख खान से माफी की मांग की है। जिस तरह से बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के साथ जो कातिलाना और जालिमाना रवैया वहां इख्तियार किया गया और पूरी दुनिया ने मानव अधिकारों का उल्लंघन होता हुआ देखा। संत और मौलाना ही नहीं बल्कि फैंस भी नाराज है। जो भी आलोचना हो रही है वो सही है, देश को पहले रखना चाहिए। जिस तरह सारी चीज़ें चल रही है, सबको पता है, फैंस को पता है बांग्लादेश में क्या हालात है इस वक्त, तो शाहरुख सर का काम था ये चीज़ नहीं करना चाहिए था। देश के साथ अच्छा नहीं किया ऐसा है, उसने थोड़ा सा विचार करके लिया होता तो अच्छा होता। यानी मामला वाकई गंभीर हो चला है। भले ही इन दिनों यूपी में सर्द रातें हैं, लेकिन शहर शहर अपराधियों के हिसाब करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। जोरदार ठंड के बावजूद भी यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा जारी है और अपराधियों का बुलेट से हिसाब किया जा रहा है। जब योगी फोर्स हिसाब करती है तो अपराधी दर्द से कराह उठते हैं। यहाँ तक कि अस्पताल जाने के लिए भी पुलिस के कंधों का सहारा चाहिए होता है, क्योंकि गर्मी हो या सर्दी, योगी फोर्स का एक्शन नहीं थमता। योगी की आखिरी चेतावनी को भी ना समझने वालों का यही हाल होता है। अब बलिया के इस इनामी बदमाश का हाल देखिए। भागने के लिए पुलिस पर फायरिंग की तो जवाब में लंगड़ा हो गया। ऐसा ही हाल आगरा में आतंक मचाने वाले लुटेरों का हुआ। मुठभेड़ में 2 लुटेरों के पैर में गोली लगी और उनके 3 साथियों को गिरफ्तार किया गया। सोनभद्र में 10 लाख के लूट मामले में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। वहीं मैनपुरी में फायरिंग का लूटकांड को अंजाम देने वाले बदमाश का 24 घंटे में हिसाब कर दिया गया। मुठभेड़ में एक लुटेरे के पैर में गोली लगी है। यूपी के बरेली में पुलिस का तगड़ा एक्शन दिखाई दिया, जहां पर कई मामलों में वांटेड बदमाशों को पुलिस ने घेरा और उसके बाद पुलिस को वो चकमा देकर फरार होने ही लगे थे, लेकिन पुलिस ने इनका पीछा करके इनमें से एक को दबोच लिया। मुठभेड़ के बाद बदमाश का वही हाल हुआ जो योगी राज में आम है। पुलिस को कई मामले में वांटेड आसिफ और फैजान के इज्जत नगर इलाके में होने की जानकारी मिली थी। पुलिस ने घेराबंदी भी कर ली, लेकिन दोनों बदमाशों को इसकी भनक लग गई। पुलिस तो पहले से तैयार ही बैठी थी। दोनों बदमाशों को भागता देख उनका पीछा करने लगी। इस दौरान बदमाशों ने उन पर फायरिंग की तो पुलिस ने भी फायरिंग खोल दी, जिसमें एक बदमाश फैजान पैरों में गोली लगने से गिर गया, लेकिन इसका साथी आसिफ भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने मैदान में गिरे फैजान को काबू में कर अस्पताल पहुंचाया। हालांकि इस मुठभेड़ में एक कांस्टेबल भी घायल हो गया।
दिल्ली के शास्त्री पार्क में हुए वसीम हत्याकांड का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से सीधे तौर पर कनेक्शन सामने आया है। देखिए, सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने यहां वसीम की हत्या करवाने की बात कही और इस हत्याकांड को गैंगस्टर हाशिम बाबा के लिए अंजाम दिया गया था कहा। लॉरेंस गैंग के इस दावे से वसीम हत्याकांड को रंजिश से हटाकर गैंग वॉर की तरफ मोड़ दिया है। वसीम की हत्या करने की वजह लॉरेंस गैंग ने ये बताई कि वसीम तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर हाशिम बाबा के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहा था। लॉरेंस गैंग इससे पहले भी वसीम को मारने की 2 बार कोशिश कर चुकी थी। लॉरेंस गैंग के दावे से साफ है कि वसीम को ठिकाने लगाने के लिए 2 सगे भाई शाकिर और इस्लाम को हथियार बनाया गया था। यानी वसीम के मर्डर के लिए लॉरेंस ने मुस्लिम समुदाय के 2 शूटर को चुना था। शाकिर और इस्लाम को वसीम का खेल खलास करने के लिए अपना भाईजान बनाया। उधर पुलिस की उस थ्योरी पर भी सवाल उठ रहे हैं जिसमें पुलिस इस हत्याकांड को आपसी रंजिश की वजह बता रही थी। देखिए, ईरान में पिछले 4 दिनों से जारी जन विद्रोह हिंसक रूप ले चुका है। ईरान के 21 शहरों में विरोध प्रदर्शन बेलगाम हो चुका है। सड़कों पर उतरकर प्रदर्शनकारी पथराव और आगजनी कर रहे हैं, तो वहीं खामेनेई को तानाशाह बताकर उसकी मौत के नारे लगा रहे हैं। ईरान की सड़कों पर खामेनेई के खिलाफ विद्रोह की आग भड़क चुकी है। खामेनेई की तानाशाही से वहां लोग इस कदर तंग आ चुके हैं कि सब कुछ खाक कर देना चाहते हैं। राजधानी तेहरान से शुरू हुआ ये बगावती आक्रोश अब 21 शहरों तक फैल गया है। फासा से लेकर खोदस्त और मारवज तक ईरान के शहर शहर हिंसा का तांडव झेल रहे हैं। सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का सैलाब है। खामेनेई के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। प्रदर्शनकारी इस कदर बेलगाम हो चुके हैं कि ईरान की एलीट स्पेशल ऑप्स पुलिस भी उन्हें रोकने में नाकाम साबित हो रही है। प्रदर्शनकारियों सुरक्षा बलों की गाड़ियों को आग के हवाले कर रहे हैं। शहर शहर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हो रही है, जिसमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और अब ऐसे में सवाल है कि ईरान के लोग आखिर इतने गुस्से में क्यों हैं? क्यों वहां के जेनजी खामेनेई शासन का तख्ता पलट करना चाहते हैं? क्यों वहां सत्ता में बदलाव की मांग ने हिंसक झड़प का रूप ले लिया है? ईरान में जेनजी के विरोध की भड़की चिंगारी वहां के शहर शहर को इस वक्त जला रही है। ईरान में भड़की हिंसा की पीछे की वजह बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य संकट को बताया जा रहा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि जो प्रदर्शन पहले सिर्फ आर्थिक मांगों में सुधार तक सीमित थे, अब वो सीधे सत्ता बदलने की मांग में तब्दील हो गया है, जिसमें हजारों जेनजी भी शामिल है। प्रदर्शनकारी अपने नारों और तख्तियों में विरोध जता रहे हैं। उनके मुताबिक इस्लामिक कायदे कानूनों की सख्ती हद से ज्यादा हो चुकी है। ईरान की जनता इस्लामिक रिपब्लिक से तंग आ चुकी है। सरकार का ध्यान युद्ध पर, महंगाई बेरोजगारी बढ़ चुकी है। डॉलर के मुकाबले ईरानी रियाल रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। खाद्य पदार्थों की कीमतें 72 और कुल महंगाई 42% के पार है। इसी अनदेखी का नतीजा है कि खामेनेई के नेतृत्व वाले इस्लामी शासन के खिलाफ विद्रोह और तेज हो गया है, जो खामेनेई शासन के लिए गंभीर संकट बन चुका है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए यूनुस सरकार सभी हथकंडे अपना रही है। देखिए, अभी हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार खत्म भी नहीं हुआ था कि अब उनके अधिकारी को कुचलने की साजिश शुरू हो गई है, जिसके तहत अब बांग्लादेश में हिंदू त्योहारों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। बांग्लादेश सरकार की ओर से साल 2026 की छुट्टियों की लिस्ट जारी की गई। इस लिस्ट के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदुओं को सरस्वती पूजा, बुद्ध पूर्णिमा, जन्माष्टमी, महालया की कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं बल्कि कट्टरपंथी सरकार ने अब ऑफिशियल छुट्टियों की लिस्ट में कहीं भी भाषा शहीद दिवस की कोई छुट्टी नहीं दी। सोचिए, जिस बुनियाद पर पूर्व पाकिस्तान आजाद बांग्लादेश बना, अब उन्हीं शहीदों की यादों को कट्टरपंथी सरकार मिटाने की साजिश रच रही है। बांग्लादेश में अगले महीने चुनाव से पहले यूनुस सरकार हिंदुओं के अधिकारों को पूरी तरीके से खत्म करने की साजिश रच रही है। कल अगर बांग्लादेश में हिंदुओं का वोटिंग राइट भी खत्म हो जाए तो ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि यूनुस अब तानाशाह वाला शासन चाहता है और कट्टरपंथियों को अपना हथियार बना रहा है। आतंकी अगर किसी भी तरह की नापाक हरकत करने की सोच रहे हैं तो भारत के जवानों का जवाब भी पहले से तैयार है। देखिए, जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों को चेतावनी नहीं बल्कि सीधे उसका ट्रेलर ही दिखा दिया है। कठुआ, जहां आज माहौल अचानक बदल गया, हर तरफ अफरा तफरी का सीन, और उसी पल एक्टिव हुई देश की सबसे ट्रेंड फोर्स। ये कोई आतंकी हमला नहीं था बल्कि आतंक के खात्मे की रियल टाइम रिहर्सल थी। NSG, SOG और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर एंटी फिदाइन मॉक ड्रिल को अंजाम दिया। ड्रिल की शुरुआत हुई ब्लास्ट सिमुलेशन से, जिसके तुरंत बाद इलाके को चारों तरफ से सील कर दिया गया। छतों पर स्नाइपर पोजीशन, गलियों में कवर मूवमेंट, हर एंट्री एग्जिट पॉइंट पर हथियारबंद जवान और आसमान में ड्रोन से निगरानी। ड्रिल के दौरान फिदाइन आतंकियों के छिपे होने का पूरा सीन रचा गया, जहां क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट, बिल्डिंग क्लियरेंस और रूम टू रूम सर्च ऑपरेशन किया गया। ड्रिल का मकसद बिल्कुल साफ था, अगर फिदाइन हमला हुआ तो कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई देरी नहीं, सिर्फ निर्णायक जवाब।
और जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों का एंटी फिदाइन मॉक ड्रिल बेहद सटीक और साथ ही साथ शक्तिशाली रहा। इस दौरान एनएसजी कमांडो, जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी के बीच तालमेल का बेहतर नमूना देखने को मिला। ग्राउंड जीरो से जी न्यूज संवाददाता रजत वोहरा की एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा पड़ोसी मुल्क है जो लगातार कहीं ना कहीं विभिन्न तरीके से कोशिश करता है कि जम्मू कश्मीर और देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकी भेजकर हमले किए जाए। पड़ोसी बीच आज एक स्पेशल ड्रिल जो है वो हीरानगर इलाके में यहाँ पर रखी गई है, जिसमें एनएसजी के जवान किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी जवानों के साथ मिलकर यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आतंकियों को यहाँ पर ढेर करते हैं, और अगर किसी तरह की सिचुएशन इनको मिलती है उस सिचुएशन में किस तरह से ये एक्ट करते हैं वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मेरे कैमरा सहयोगी मानी के लिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर हीरानगर इलाके में यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन है कि ये जो पुलिस स्टेशन है इसको आतंकियों ने यहाँ पर कब्जे में ले लिया है, और लगातार यहाँ पर जो रुक कर गोलियां हैं वो भी यहाँ पर चल रही हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से अत्याधुनिक हथियारों के साथ ये जवान लैस हैं, पूरी तरह से अपने बैकअप वेपन्स जो हैं वो भी इन्होंने यहाँ पर रखे हुए हैं, और हर एक तरह से ये प्रयास किया जा रहा है कि आतंकी अपने मंसूबों में कभी भी यहाँ पर कामयाब ना हो। और अब बात कर लेते हैं प्रयागराज की, जहां पर प्रयागराज संगम की जो पावन धरती है एक बार फिर से आस्था की ध्वनि से गुंजमय होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए, अब से ठीक 10 घंटे के बाद दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजन यानी कि माघ मेले की शुरुआत होने जा रही है। पौष पूर्णिमा पर पहला स्नान सुबह 5 बजे शुरू होगा और इसके लिए अभी से यहाँ पर श्रद्धालु जुटने लगे हैं। पूरा जो एरिया है वो श्रद्धालुओं से पटा हुआ है। तमाम जो स्नानार्थी हैं दूर दराज से यहाँ पर पहुंचे हैं मां त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए। माघ मेला का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। मान्यता ये है कि यहाँ स्नान मात्र से ही इंसान को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। 36 कोटि की देवी देवता वास करेंगे, तो ये हमारा बहुत मतलब हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि प्रयागराज में आकर यहाँ पर स्नान करेंगे। 3 जनवरी से 15 फरवरी के बीच कुल 6 शाही स्नान होंगे। पहला पौष पूर्णिमा 3 जनवरी, दूसरा मकर संक्रांति 14 जनवरी, तीसरा मौनी अमावस्या 18 जनवरी, चौथा बसंत पंचमी 23 जनवरी, पांचवा माघी पूर्णिमा 1 फरवरी, छठा महाशिवरात्रि 15 फरवरी। माघ मेले के पहले स्नान पर्व पर 25 से 30 लाख श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। और देखिए, इसके अलावा माघ मेले की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। सीएम योगी इसकी खुद ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं। व्यवस्था इतनी पुख्ता है कि परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार पाएगा। अब देखिए, इस वॉच टावर से सुरक्षाकर्मी मेले में आने वाले हर शख्स की गतिविधि को बारीकी से देख रहा है। संगम नोड पर त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। कंट्रोल रूम लगातार यहाँ काम कर रहा है। यहाँ पे पूरा जो कंट्रोल रूम के जरिए आपकी जो निगरानी है वो यहाँ पर की जाती है। और यहाँ पर आपको दिख पा रही होगी कि जो पुलिस है, सिविल पुलिस जो है वो आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। माघ मेले में सुरक्षा का घेरा कितना मजबूत है वो इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। घाटों पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तैनात है। 10,000 से ज्यादा जवान अलग अलग जगहों पर तैनात किए गए हैं। फायर सेफ्टी के भी पुख्ता इंतजाम है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी और सेफ्टी का खास ध्यान जो है वो यहाँ पर रखा गया है कि किस तरीके से सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ यहाँ पर माघ मेले में आप जा सकते हैं। सीएम योगी ने माघ मेले की सुरक्षा को अभेद बना दिया है। खास करके दिल्ली ब्लास्ट के बाद इसे और भी ज्यादा दुरुस्त किया गया है। और अब खबर कानपुर से, जहां गुंडों ने एक छात्र पर जानलेवा हमला किया है। इस दौरान ठीक उसी तरह बम फेंके गए जैसे अतीक का बमबाज गुड्डू फेंका करता था। और अब इन बदमाशों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद योगी फोर्स एक्शन में है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बमबाजों की तलाश में जुट गई है। तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है कि 3 बदमाश चलते हुए आ रहे हैं। तभी बीच वाले ने अपने पॉकेट से बम निकाला और कार पर फेंक दिया। एक एक करके 2 बम इस बदमाश ने कार पर फेंके। बम फेंकने के बाद बदमाश पैदल ही भाग जाते हैं। कार पर बमबाजी की ये घटना गोविंद नगर के गुजानी इलाके की है। बताया ये जा रहा है कि बदमाशों ने एक छात्र को निशाना बनाकर कार पर बमबाजी की और उसके बाद फरार हो गए। कानपुर पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान कर रही है और जल्द ही ये बमबाज लंगड़ाते और हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए दिखाई देंगे। उत्तर प्रदेश से राजस्थान तक अवैध कब्जे पर बुलडोजर प्रहार लगातार चल रहा है। देखिए, शहर शहर अतिक्रमण को बुलडोजर से ढाया जा रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो, अवैध खेल का पूरी तरह से अब गेम ओवर किया जा रहा है। अवैध निर्माण पर जब बुलडोजर चलता है तो तस्वीरें कुछ यूं होती है। बुलडोजर के रास्ते में जो भी आता है धराशायी नजर आता है। अवैध कब्जे पर बुलडोजर के आक्रमण की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के सीतापुर की है, जहां पीडब्ल्यूडी की जमीन पर हुए अवैध कब्जे पर बाबा का बुलडोजर चला है। अवैध घर और दुकानों को ध्वस्त किया गया है और इस दौरान भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात रहा है। अतिक्रमण करके बुलडोजर आक्रमण राजस्थान के टोंक में भी दिखाई दिया, जहां बुलडोजर से रोडवेज बस स्टैंड भवन को यहां ध्वस्त कर दिया गया। बस स्टैंड को जमींदोज करने से पहले लोगों को बस स्टैंड भवन का इस्तेमाल न करने की चेतावनी दी गई थी।
फास्ट फूड खाना कितना जानलेवा हो सकता है, ये देखने को मिला है उत्तर प्रदेश के अमरोहा में, जहां पर फास्ट फूड में इस्तेमाल की गई संक्रमित पत्ता गोभी को खाने से छात्रा इल्मा की दर्दनाक मौत हो गई। अमरोहा में फास्ट फूड खाने से 2 छात्राओं की मौत हो गई। इल्मा के दिमाग में 20 से 25 गांठें बन गई, तो वहीं अहाना का तो जंक खाने से पाचन तंत्र ही खराब हो गया था। दोनों की इलाज के दौरान मौत हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात, आखिरकार इल्मा के दिमाग में गांठें कैसे बनी? तो उसका जवाब है फास्ट फूड में इस्तेमाल की जाने वाली पत्ता गोभी। पत्ता गोभी के जरिए कीड़े इल्मा के दिमाग पर गए। कीड़ों ने दिमाग में गांठें बना दी। दिमाग में गांठें 25 से ज्यादा हो गई थी, जिसके कारण उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लगातार बढ़ती घटनाओं के कारण डीएम निधि गुप्ता ने पेरेंट्स और टीचर से अपील कर रही है। इस बात पे बहुत संवेदनशील होना चाहिए कि बच्चे कहाँ क्या खा रहे हैं और यथासंभव घर का ही खाना खाएं, बाहर का खाना ना। तो ध्यान रखिए, आप और आपका बच्चा जो भी खाए सोच समझकर खाए, क्योंकि फास्ट फूड का लगातार सेवन जानलेवा है।